हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश कुमार गौतम अपने यूट्यूब चैनल AKG विद फिजिकल स्पोर्ट्स पे आपका स्वागत करते हैं। मेरा क्वालिफ़िकेशन BPED और MPED है, जिसे मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया है। हाल ही में 2021 में जो है TGT का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, जिसे मैंने क्वालिफ़ाई किया है और प्रेजेंट टाइम में जो है मैं असिस्टेंट टीचर पर कार्यरत हूँ। और इस समय हाल ही में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जैसे NVS है और राजस्थान में PTI की वैकेंसी है और UP TGT की वैकेंसी है। तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। अगर आप लोग जी जान से लग जाएं तैयारी के लिए तो अपनी एक सीट जो है आप लोग पक्की कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करें तो इस समय तो अपनी एक सीट जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। आज का टॉपिक जो है ब्लड है। ब्लड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। ब्लड और रक्त। पहली बात है, फर्स्ट पॉइंट जो है रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो रक्त के अध्ययन को जो है हेमेटोलॉजी और या इसे सेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है रक्त के अध्ययन को रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। रक्त का अध्ययन है उसे हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। या तो उसे हेमेटोलॉजी कहेंगे या तो कभी कभी सेरोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है रक्त के अध्ययन को। सेकंड पॉइंट जो है, हमारे शरीर में जो है रक्त का जो है औसत मान जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। तो मानव शरीर में रक्त का औसत मान 5 से 6 लीटर होता है। हमारे शरीर में जो है रक्त का जो औसत मान जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रक्त जो है एक कभी कभी इसमें जो है 5 से 6 लीटर होता है। तो महिलाओं में जैसे कि
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो है रक्त जो है कम पाया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसमें महिलाओं में जो है पुरुषों की अपेक्षा जो है हीमोग्लोबिन जो है कम पाई जाती है, इसलिए जो है महिलाओं में जो है पुरुषों की अपेक्षा रक्त भी जो है कम पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो रक्त क्या है? एक ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो शरीर को जो है एक बांधने का कार्य, संयुक्त रूप से बांधने का कार्य करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, जोड़ने का कार्य करता है, शरीर को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। कभी कभी एग्जाम में दे देता है, 2 ऑप्शन देता है। जैसे एक ऑप्शन दे देगा तरल संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन दे देगा केवल संयोजी ऊतक। तो हम पढ़े रहते हैं और जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं कि ऑप्शन देखते हैं संयोजी ऊतक और उस पर हम जल्दीबाजी में जो है टिक लगा देते हैं, और जल्दीबाजी के में क्या होता है कि हमारा आंसर जो है गलत हो जाता है। तो जब भी हम एग्ज़ाम दें तो चारों ऑप्शन को एक बार ज़रूर देखें कि ऑप्शन क्या दिया है, उसके बाद ही हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें राइट आंसर जो होगा तरल संयोजी ऊतक होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रक्त जो है हमारे शरीर के भार का कितना % होता है। ठीक है, तो रक्त जो हमारे शरीर के भार का जो होता है वो 7 से 8% होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, रक्त या रुधिर हमारे शरीर के भार का 7 से 8% होता है। रुधिर जो होता है हमारे शरीर का भार का कितना होता है? 7 से 8% होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें हम देखेंगे रुधिर के जो है तरल भाग। ठीक है, रुधिर का जो द्रव भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि रुधिर का जो द्रव भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो रुधिर का द्रव भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, रुधिर का द्रव भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, तो रुधिर के द्रव भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो लिखिए रुधिर के द्रव भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। ये देखते हैं आ रहा है कि नहीं क्लियर। सही है, नोट कर लीजिए आप लोग, रुधिर के द्रव भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर।
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ब्लड जो है किन चीज़ों से मिलकर जो है बना होता है। तो हमारा ब्लड जो है फ़िलहाल दो चीज़ों से मिलकर बना है। दो चीज़ जो है वो कौन कौन है, तो वो चीज़ दो है वो डिवाइड करते हैं। ब्लड हमारा जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसके बारे में जानते हैं। पहला चीज़ जो है प्लाज्मा, ठीक है। रुधिर जो हमारा रक्त जो है, ब्लड जो है, पहला जो है हमारा प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा। दूसरा ब्लड सेल। ब्लड सेल से मिलके बना है, ठीक है। तो हमारा रक्त जो है इन दो चीज़ों से मिलकर इसमें पाए जाते हैं। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है और ब्लड सेल पाया जाता है। इन दोनों चीज़ों से मिलकर जो हमारे रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो होता है 55%, ठीक है। रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो कितना होता है 55%। और ब्लड सेल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है 45%, ठीक है। जो ब्लड सेल की मात्रा होती है वो 45% होती है और प्लाज्मा की मात्रा जो होती है वो 55% होती है। अब बात करते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। तो प्लाज्मा में जो होता है जल की जो मात्रा होती है प्लाज्मा में जल की मात्रा जो होती है वो 90 से 92% जो होता है इसमें जल पाया जाता है। कभी कभी इसमें ये पूछता है, सीधे देता है कि प्लाज्मा जो है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है। तो रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है कितनी % पाई जाती है प्लाज्मा, सीधे क्वेश्चन दे देता है 40%, 45% परसेंटेज पूछ देता है। तो रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो 55% होता है। और कभी कभी प्लाज्मा में जल की मात्रा पूछता है। तो रक्त में जो है प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो 90 से, ठीक है, 90 से 92% जो है इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल की मात्रा। प्लाज्मा का जो रंग होता है, ठीक है, प्लाज्मा में जो है रंग की बात की जाए, इसका जो कलर होता है ये हल्का पीला होता है। क्या होता है, हल्का पीला कलर का होता है। ये हल्का पीले रंग का प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला होता है। और ये स्वाद में जो होता है हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है हल्का क्षारीय होता है। और इसमें जल के अलावा प्लाज्मा में नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्लाज्मा में जल के अलावा जो है इसमें और भी तत्व पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मा में जल के अलावा इसमें ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल,
ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल और क्या रह गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये सब भी क्या है, इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल और इसमें प्रोटीन, प्रोटीन तथा प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है 55% होता है, ठीक है, रक्त में। इसमें जल की मात्रा 90 से 92% होता है। ये हल्का पीले रंग का होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। इसमें जो है जल के अलावा जो होता है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल तथा प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें प्लाज्मा के बारे में होता है। और एक चीज़ और ये है, प्लाज्मा जो है इसमें आप चाहिए कोष्टक में, इसमें ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिए याद के लिए, कि मैंने उसे लिखवा रखा है आगे भी, लेकिन ब्रैकेट में याद के लिए आप लिख लीजिए कि ये प्लाज्मा क्या है। ये रक्त का द्रव भाग है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, ठीक है, प्लाज्मा जो है रक्त का क्या है, द्रव भाग है, ठीक है। द्रव भाग है या तरल भाग है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें हमारे रक्त में जो है ग्लूकोज का कितनी मात्रा होनी चाहिए, यूरिया कितनी मात्रा होनी चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल जो है कि नॉर्मल जो सामान्य मात्राएं हमारे रक्त में जो है कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यूरिया हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, एक लिमिट क्या होनी चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल का कितनी मान होना चाहिए हमारे रक्त में, ठीक है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं ब्लड सेल पे। तो लिखते हैं ऐसे ही, आप पॉइंट डाल लीजिएगा। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा, तो रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 80 से 120 ग्राम प्रति डेसीलीटर। रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 80 से 120 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। और यूरिया की कितनी मात्रा होती है रुधिर में, यूरिया की मात्रा, रुधिर में यूरिया की मात्रा जो होती है वो 20 से 40 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। फिर बात किया जाए
रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। तो रुधिर में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है 80 से 120 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, और यूरिया की मात्रा जो होती है 20 से 40 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बात करते हैं ब्लड सेल की। ब्लड सेल की जो ब्लड सेल की बात करते हैं, तो ब्लड सेल में पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं ब्लड सेल का निर्माण। तो ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है उसके बारे में जानते हैं। तो ब्लड सेल का निर्माण जो होता है हमारा अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखते हैं, रेड ब्लड सेल का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसे हिंदी में हम रक्त कणिकाएं, ठीक है, कहते हैं रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। एक चीज़ तो हो गया कि इसका निर्माण जो होता है रेड बोन मैरो में होता है, लेकिन जब छोटा शिशु जो बच्चा होता है जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका निर्माण जो है उस समय जो है रक्त ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, तो उस समय जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है तो उस समय जो ब्लड सेल का निर्माण जो होता है वो भ्रूण के जो है लीवर में होता है। ठीक है, उस समय जो है रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है, ब्लड सेल का निर्माण जो होता है वो भ्रूण के क्या होता है, लीवर में होता है। ठीक है, तो जब इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, जब बच्चा माँ के
पेट में आता है तो उस समय ब्लड सेल्स का निर्माण भ्रूण के लीवर में यकृत में होता है। ठीक है, भ्रूण के यकृत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के ब्लड सेल होते हैं। हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट। रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार के होती हैं। ठीक है, रक्त या ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। ठीक, रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हेमेटोपोइसिस कहलाता है। जहाँ रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, जैसे रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस कहलाता है। तो इसको भी लिख लीजिए, रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया। रक्त, इसके नीचे लिख लीजिएगा, रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया हेमेटोपोइसिस कहलाता है। रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस कहलाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।
नोट हो गया होगा। चलते हैं आगे फिर। ब्लड सेल का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टाइप है ब्लड सेल में आरबीसी, उसके बारे में जानते हैं। आरबीसी क्या है? आरबीसी के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है आरबीसी। आरबीसी लिखिएगा प्रश्न फर्स्ट पॉइंट। आरबीसी में इसे रेड ब्लड सेल या इसे रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट्स भी इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेड ब्लड सेल या इसे रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अक्सर कभी भी एग्जाम में पूछ देता है कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, इसकी संख्या, आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसकी समानांतर संख्या, इसकी सामान्यतः संख्या 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। इसकी जो सामान्य संख्या जो होती है आरबीसी की, वो 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। ठीक है, इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है? 50 से 55 लाख होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसका रंग, इसका जो रंग जो होता है, लाल रंग जो होता है, ये किसके कारण होता है? इसका रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता। ठीक है, इसका लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का जो औसत मान जो होता है, वो सामान्यतः जो औसत मान जो होता है शरीर में, वो 12 से 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा,
उसका हीमोग्लोबिन का औसत मान कितना हो जाएगा, वो 12 से 16 ग्राम हो जाएगा। तो लिखिए मानव शरीर में, नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होता है। ठीक है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होता है। महिलाओं की बात की जाए तो इसकी मात्रा जो होती है वो 12 से 14 ग्राम होती है, और पुरुषों में बात की जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो 14 से 16 ग्राम होती है। तो नोट कर लीजिए, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा बराबर 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का जो है कार्य जो होता है, आरबीसी के कार्य की बात करें तो इसका कार्य जो होता है वो गैसों का आदान प्रदान करना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आरबीसी का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, आरबीसी का कार्य जो है गैसों का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है।
आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। आरबीसी की जो मृत्यु होती है, जो डेथ होता है, नष्ट होता है आरबीसी, वो स्प्लीन या प्लीहा में जाके नष्ट होता है। कहाँ होता है? स्प्लीन या प्लीहा में, ठीक है। तो इसलिए स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन आरबीसी की मृत्यु जो है स्प्लीन में या प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी की मृत्यु जो है स्प्लीन या प्लीहा में होती है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को जो है, ठीक है, कब्रिस्तान कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर में रक्त की कमी के कारण कौन सी कमी से क्या होता है? एनीमिया में होती है। क्या होती है? एनीमिया, जिसे अरक्ता भी कहते हैं। एनीमिया को ही अरक्ता कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है लिखिए, शरीर में रक्त की कमी एनीमिया शरीर में रक्त की कमी एनीमिया अरक्ता, एनीमिया अरक्ता कहा जाता है। शरीर में रक्त की कमी जो है एनीमिया या अरक्ता कहा जाता है, ठीक है। इसमें ये चीज़ जो है, जैसे रक्त की कमी, तो रक्त की वास्तव में जो कमी होती है वो किसी कमी होती है? सही मायने में देखा जाए तो वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। किसी कमी होती है? हीमोग्लोबिन की कमी होती है रक्त में। रक्त में किसकी मात्रा कमी रक्त में जो है किसी कमी हो जाती है, तो वो वास्तव में कमी जो होती है वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए चलते हैं फिर WBC पे।
नेक्स्ट हेडिंग है WBC। नेक्स्ट हेडिंग है WBC। ठीक, इसे पहला पॉइंट लिखिए, इसे वाइट ब्लड सेल या इसका फुल फॉर्म जो है WBC का, इसे वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स भी ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में दे देता है कि WBC को और किस नाम से जानते हैं, तो WBC को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये जैसे RBC को एथोसाइट्स के नाम से जानते थे, उसी प्रकार WBC को हम जो है ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, WBC की संख्या जो होती है, WBC की जो सामान्यतः संख्या जो होती है वो 6000 से 10,000 प्रति क्यूब mm होती है। तो इसकी सामान्यतः संख्या जो होती है, इसकी सामान्यतः संख्या 6000 से 10,000 प्रति mm क्यूब होती है। ठीक है, 6000 से 10,000 प्रति mm क्यूब होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कार्य जो होता है शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है। इसका मुख्यतः जो कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है, इसलिए इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि शरीर का सैनिक किसको कहते हैं, तो शरीर का सैनिक जो है हम WBC को कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है शरीर का प्रतिरक्षा करना होता है। तो लिखिए, इसका कार्य शरीर की प्रतिरक्षा करना है, इसलिए इसे शरीर का सैनिक भी
कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे शरीर का सैनिक भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें जो है अगर WBC की संख्या अगर बढ़ जाती है तो ये संक्रमण को सूचित करता है। अगर WBC संख्या में अगर बढ़ जाना, जैसे 6000 से 10,000 है और 10,000 से ऊपर बढ़ती है, WBC संख्या में अगर वृद्धि होती है, WBC संख्या में अगर वृद्धि होना ये सूचित करता है कि क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, ये संक्रमण को सूचित करता है कि किसी न किसी प्रकार क्या है, हमारे शरीर के अंदर कोई न कोई प्रॉब्लम है। ये संक्रमण को क्या करता है, सूचित करता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगर इसकी संख्या WBC की संख्या में कमी आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, नोट बना के। ठीक, WBC की संख्या में कमी या WBC संख्या में वृद्धि, WBC की संख्या में, WBC की संख्या में वृद्धि संक्रमण को सूचित करता है। ठीक है, WBC संख्या में वृद्धि क्या करता है, ये संक्रमण को सूचित करता है। इसको नोट में लिख लीजिएगा, ये बतलाएगा कि हाँ किसी प्रकार का क्या है, संक्रमण आपके बॉडी के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, WBC की संख्या में अगर कमी हो जाती है, अगर WBC संख्या में अगर कमी हो जाए तो वो किस प्रकार की बीमारी होती है, तो उसे ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी कहते हैं। अगर WBC संख्या में कमी हो जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी कहते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, WBC की संख्या में कमी होने पर ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी होती है। अगर हमारी सामान्य संख्या जो WBC की 6000 से 10,000 के बीच में है, अगर 6000 से नीचे डाउन चली जाती है, उससे से कम होने लगती है, 6000 से और डाउन जाती है WBC संख्या, तो कौन सी बीमारी होगी, तो उसे हम ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी कहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं।
अगर WBC की संख्या लाखों में चली जाए, अगर WBC की संख्या लाखों में चली जाए तो उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो वो ब्लड कैंसर बना लेता है और उस ब्लड कैंसर को हम साइंटिफिक रूप से ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर या लिखिए WBC की संख्या लाखों में चली जाए तो ब्लड कैंसर, तो वो ब्लड कैंसर लाखों में चली जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर WBC संख्या लाखों में चली जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसे उस ब्लड कैंसर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, WBC का जीवन काल दो से 5 दिन होता है। WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी पूछ देता है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ पूछता है, कभी कभी पूछ देता है अलग से कि WBC में सबसे बड़ी जो है कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? उसको लिख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी कणिका जो होती है WBC की, सबसे बड़ी जो कणिका पाई जाती है वो होती है लिखिए WBC की सबसे बड़ी कणिका मोनोसाइट्स। क्या है? मोनोसाइट्स। और WBC की सबसे छोटी कणिका जो होती है, WBC की सबसे छोटी जो कणिका होती है वह है
लिम्फोसाइट। इसको नोट कर लीजिए। WBC जो सबसे बड़ी कणिका है वो है मोनोसाइट्स, और जो है सबसे छोटी कोशिका है वो है लिम्फोसाइट्स। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब प्लेटलेट्स हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग प्लेटलेट्स। हिंदी में इसे विम्बाणु बोलते हैं, विम्बाणु। ठीक है। प्लेटलेट्स में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसे थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स को जो और किस नाम से जानते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी समानता संख्या जो होती है, इसकी जो समानता संख्या जो होती है इसकी जो समानता संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में जो है इसकी समानता संख्या होती है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसकी सामान्यतः संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। इसकी समानता जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होती है। ठीक है। इसका कार्य जो होता है, ये रुधिर को जो है थक्का बनाने का कार्य करता है। ये रुधिर में जो है थक्का बनाने का कार्य करता है, ब्लड क्लॉटिंग बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह रुधिर में क्या है, जब चोट लग जाता है, जैसे चोट लगती है, जब हमारे प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जब डाउन हो जाते हैं, जब प्लेटलेट्स में कमी आती है हमारे बॉडी के अंदर,
तो जब चोट लगता है तो जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो जहाँ चोट लगा रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ चोट लगता है तो थक्का जो ब्लड क्लॉटिंग होते हैं, जहाँ घाव होते हैं वहाँ जो है थक्का जो है नहीं जमता है, रक्तस्राव जो है कंटिन्यू बहते रहते हैं, जो थक्का नहीं बन पाता है प्लेटलेट्स की कमी के कारण। तो ये काम जो करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग करने का, रुधिर में थक्का जो है, चोट पे जो है थक्का जमने का कार्य, थक्का बनाने का कार्य करता है। तो प्लेटलेट्स और नेक्स्ट ये रुधिर में थक्का बनाने का कार्य करता है। लिखिए, रुधिर के थक्का बनाने का कार्य करता है। इसका क्या क्या है, रुधिर के थक्का बनाने का कार्य करता है। इसका जीवन काल जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसका जीवन काल जो होता है 2 से 3 दिन होता है। कहीं कहीं इसका जीवन काल जो है 2 से 3 दिन दिया हुआ है, कहीं से इसका जीवन काल जो है 1 हफ्ता दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जीवन काल जो है इसका जीवन काल 2 से 3 दिन दिया है। कई जगह किताबों में मैंने देखा और कई जगह यहाँ पे ये 7 दिन दिया है, जैसे कि 5 से 7 के दिन के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, इसके जीवन काल को एक बार देख लीजिएगा। तो 5 से 7 दिन दिया है। अगर आप लोग भी कंफर्म हो जाएं, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक सही है, तो आप भी अपना कमेंट करके इसका राइट आंसर मुझे भी बताएं कि इसका राइट जो है आंसर क्या होगा, उसको मुझे भी कंफर्म बताएं। ठीक है, और इसमें जो है, जब डेंगू होता है, डेंगू नामक जब रोग होता है, तो इसमें प्लेटलेट्स जो है बहुत तेज़ी से क्या होता है, इसमें डाउन होता है, बहुत तेज़ी से क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स जो होती है कम होती है। तो डेंगू रोग में प्लेटलेट की संख्या जो है कम हो जाती है। डेंगू रोग में क्या हो जाती है, प्लेटलेट की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो कभी कभी एग्ज़ाम पूछ सकता है कि किस रोग में जो है प्लेटलेट्स जो है बहुत कम हो जाता है, तो किस में होता है, वो डेंगू रोग में होता है। तो लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, डेंगू रोग में, ठीक है, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स डेंगू रोग में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रुधिर के
कार्य। रुधिर के कार्य में पहला पॉइंट क्या करता है, ये रुधिर हमारा इस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। पहला पॉइंट क्या है, ये ताप का नियंत्रण करना। तो ये ताप को नियंत्रित करता है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ताप नियंत्रण। फर्स्ट, ताप का नियंत्रण करता है। दूसरा, ये पोषक पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, रुधिर जो है, रुधिर के माध्यम से ही ये क्या है, ये पोषक पदार्थों, रुधिर ही जो है पोषक पदार्थों को लेके जाने का कार्य करता है, संवहन करता है। वो अवशोषण भी करता है। रुधिर के माध्यम से ही पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। वो अपने अंदर ऑब्जर्वेशन करता है, उसी के माध्यम से होता है। और ये पोषक पदार्थों का ले जाने का भी कार्य करता है। तो पोषक पदार्थों का परिवहन का कार्य भी रुधिर करता है। अवशोषण भी करेगा और परिवहन का भी कार्य करता है। तो रुधिर लिख लीजिएगा, रुधिर पोषक पदार्थों का परिवहन, रुधिर पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, रुधिर पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कार्य, ये गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का क्या करता है, ये गैसों का भी आदान प्रदान करता है। आई थिंक इसे कह सकते हैं कि ये गैसों का भी परिवहन करता है। जैसे ये गैसों मतलब ऑक्सीजन प्लस CO2। ठीक है, गैसों का परिवहन करता है। ठीक है, गैसों का भी परिवहन करता है। नेक्स्ट, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। जैसे ये उत्सर्जित पदार्थ हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो है, जो हानिकारक पदार्थ हैं, इनका किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, जो हमारे वेस्ट पदार्थ हैं, उनका भी ब्लड जो है उनको क्या करता है, वो लीवर के पास लेके जाता है और उनकी किडनी के माध्यम से लीवर जो है उनको परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने के पश्चात जो है उनको फिर किडनी के पास भेजता है और किडनी जो है उनको फिर बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो ये उत्सर्जित पदार्थों को परिवहन का, उत्सर्जित पदार्थों को भी निकालने का कार्य करता है रुधिर। ठीक है, रुधिर उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, ब्लड टॉपिक जो है इसी जगह समाप्त होता है। हमारे समझाने का प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।